अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट हैंड रेज करके मुझे बता रहे हैं तो वॉइस क्लियर है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी शेख सैम। हमजा फोन पर म्यूट कीजिएगा। जी सर, सही आ रही है। कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं बेटा? नहीं सर, थोड़ी सी आ रही सर ऐसे पीछे से, लेकिन इतनी मिनिमल सी है। मिनिमम सी वो मे भी इसकी पंखे की आवाज़ ना हो, मैं वो भी बंद कर जी। देता हूँ ताकि वो क्लियर हो वॉइस। जी अब सही है। जी वो पंखा ही चल रहा था उसकी आवाज़। आज का बेटा जो हमारा चैप्टर है वो इन्वेंट्री का चैप्टर है कि हमने इन्वेंट्री स्टार्ट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पहले ये देखना है कि इन्वेंट्री कहते किसे हैं। इन्वेंट्री है क्या चीज? क्वेश्चन अराइज हुआ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल एंड परचेज का काम कर रही है, मतलब अदर देन सर्विसेज, जिसका काम कोई चीज बेचना है, अल्टीमेटली जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई कंपनी है, वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर रही है, वो किसी ना किसी कॉमोडिटी के अंदर डील कर रही है, वो कुछ ना कुछ सेल कर रही है। तो अदर देन सर्विसेज, सर्विसेज वो है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो मतलब कोई प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज नहीं करती। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट को सेल्स कर रही है, तो उसके पास जो अवेलेबल अवेलेबल यहां पर वर्ड यूज कर रहा है स्टॉक। स्टॉक से मुराद क्या है? जो अवेलेबल प्रोडक्ट पड़ा होता है, अवेलेबल प्रोडक्ट पड़ा होता है फॉर सेल के लिए, हम कहते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री है। वो अवेलेबल प्रोडक्ट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर डील करती है, जो उसके पास अवेलेबल पड़ा होता है, दैट इज स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर सबसे अहम चीज, जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हम उसी के रेलेवेंट जो वो काम होगा हम उसी को स्टॉक कहेंगे। मतलब अगर एक कंपनी है एक्स वाई जी लिमिटेड, और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस है सेल ऑफ एसी, कि वो कंपनी एसी सेल करती है। तो अल्टीमेटली पूरे साल में किसी भी वक्त जो एसी की क्वांटिटी कंपनी के पास होगी अवेलेबल फॉर सेल, तो वो उसका क्या होगा? उस वक्त का स्टॉक होगा, स्टॉक। लेकिन इन द सेम टाइम एक और कंपनी है ए बी सी लिमिटेड। इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? ये सेल आउट करते हैं कंप्यूटर्स, लाइक कंप्यूटर्स। अब एबीसी लिमिटेड के लिए जो अवेलेबल स्टॉक पड़ा होगा वो कंप्यूटर होगा। और जबकि अगर एबीसी लिमिटेड के पास कोई एसी है तो वो एसी उसके स्टॉक में नहीं आएगा, ये एसी उसकी इन्वेंट्री नहीं होगी। अगर एबीसी के पास कोई एसी है तो ये एसी इस बंदे का क्या होगा? फिक्स एसेट होगा, फिक्स एसेट, ये एसेट हो। इसका मतलब इन्वेंट्री को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। इन्वेंट्री वो स्टॉक है, वो अवेलेबल प्रोडक्ट्स है जो कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक चीज किसी एक कंपनी के लिए इन्वेंट्री हो सकती है, वही चीज
किसी दूसरी कंपनी के लिए फिक्स एसेट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। जी दानियल बेटा। सर वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर ये जो इन्वेंट्री और परचेजेस एक ही होंगी या डिफरेंट चीज? मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूँ बेटा। अभी मैंने इसके ऊपर है ना आपको डिस्कशन लेके आई है, ठीक है। मैं यस आता सर। हूँ इस पर। अभी तक मेरी जो ये डिस्कशन का मतलब था, डिस्कशन का मतलब ये था, हम किसी भी प्रोडक्ट जो कंपनी सेल करती है उसकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को, हम उसी प्रोडक्ट को इन्वेंट्री कहते हैं। वो इन्वेंट्री किसी एक बिजनेस के लिए तो इन्वेंट्री हो सकती है, मे भी वही प्रोडक्ट वही चीज़ अगर किसी दूसरे बिजनेस के पास है, किसी दूसरी कंपनी के पास है, और वो कंपनी उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं करती, तो वो उसका फिक्स एसेट होगा, वो उसके लिए इन्वेंट्री नहीं होगी। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ये जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री कंपनी के पास कैसे आ सकती है, मतलब कंपनी के पास इन्वेंट्री कैसे आएगी? उसके लिए देखिए, कंपनी क्या करेगी? परचेज। कंपनी क्या करेगी बेटा? परचेज। अब आपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री काफी पीछे आप पढ़ के हैं, एंट्रीज करके हैं, उसके अंदर आप पढ़ते थे परचेज गुड्स वर्थ रुपीज दिस, परचेज गुड वर्थ रुपीज दिस। तो हम उसको क्या करते थे? परचेजेस डेबिट करके, परचेजेस डेबिट करके हम क्रेडिट क्या कर देते थे? टू पेबल या कैश या बैंक। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब हम वो परचेजेस कैश दे के भी परचेज कर सकते थे, वो परचेज हम पेबल के तौर पर भी परचेज कर सकते थे, और वो परचेजेस हम क्या करते थे? बैंक के थ्रू। ये जो परचेजेस है, अब इन द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई हम कंपनी का एसेट लेते थे तो उस एसेट के लिए क्या करते हैं? लेट एसी परचेज किया तो हम एसी अकाउंट डेबिट करके क्रेडिट कर देते थे टू बैंक या कैश। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज, अब देखें इस एग्जाम्पल के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी का काम है कंप्यूटर्स को सेल करना। मतलब कंप्यूटर सेल एंड परचेज क्या हो गया इसका? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब जब भी हम कंप्यूटर परचेज करेंगे तो हम एंट्री कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पेएबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो जब भी कंप्यूटर उसकी एक वो आइटम जो उसकी सेल एंड परचेज में यूज होते हैं, हम उसको जब करते हैं परचेज, उसको क्या लिखते हैं हम? परचेजेस। और एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरा एसेट कोई परचेज किया जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? एसी अकाउंट, वैन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट, या कोई भी और एसेट जो हमारा होता है। इसका मतलब परचेजेस की जो एंट्री हमने पहले पढ़ी थी, जब भी हम कोई चीज परचेजेस की एंट्री कर, ये वो परचेजेस है, ये वो आइटम्स है जो कंपनी अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल एंड परचेज करती है। अब इसी को ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री से मुराद यहां तक, अभी तक हमने क्या डिफाइन किया? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो हम चीज खरीदते हैं उसको परचेजेस कहते हैं, और उसी चीज को हम अपना इन्वेंट्री भी। इन्वेंट्री होती है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री पूरा साल सेम नहीं होती। मतलब इन्वेंट्री हमेशा किसी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक डेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई एबीसी कंपनी, वो यकम जैन 2021 को स्टार्ट हुई। उसकी बाकी एंट्री इग्नोर करके मैं सिर्फ इन्वेंट्री के रेलेवेंट या परचेजेस के रेलेवेंट एंट्री कह रहा हूं। उसने 10 जैन को लेट 5000 कंप्यूटर खरीदे।
15 जैन आई, उसने इसमें से 2000 कंप्यूटर्स को क्या किया, यहां परचेज किया और फिर 2000 कंप्यूटर क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है। फिर टाइम आया 20 जैन, उसने क्या किया, उसने बेटा 3000 कंप्यूटर्स और परचेज कर लिए। फिर आया 31 जैन, उसने 1000 कंप्यूटर्स और परचेज कर लिए। अब अगर देखा जाए अल्टीमेटली जहां जहां परचेजेस की है, हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट या उसका पेएबल क्रेडिट। ये वो एंट्री है जो हमने सीखी है, परचेजेस टू कैश या कुछ। अब इन्वेंट्री कहते हैं किसे, इन्वेंट्री किसी एक स्पेसिफिक डेट का कहने का मतलब क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर मेरे पास कितने यूनिट पड़े हैं जिसको मैं मार्केट में सेल आउट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेरे पास 10 जनवरी को कितने यूनिट पड़े हैं जो मैं मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा 10 जनवरी को मेरे पास 5000 कंप्यूटर्स पड़े। ये 5000 10 जनवरी की क्या होगी, इन्वेंट्री। मतलब 10 जनवरी को मेरे पास जो अवेलेबल स्टॉक था, जो अवेलेबल यूनिट था जिसको मैं मार्केट में सेल कर सकता, दैट इज 5000 यूनिट। लेकिन अगर मैं डेट चेंज करूंगा तो अल्टीमेटली मेरी इन्वेंट्री भी चेंज हो जाएगी। इसी को अगर मैं नेक्स्ट कहूं मुझे 15 जैन को मेरे पास कितने यूनिट अवेलेबल थे जो मैं सेल कर सकता था, तो साथ ही आप कहेंगे सर 5000 पहले आ रहे थे, उसमें से आपने 2000 सेल कर दिए, तो बाकी आपके पास 15 जैन को 3000 बचे। ये कैसे निकाला मैंने, 5000 सर आपके पास पड़े हुए थे, इसमें से आपने 2000 सेल कर दिए, तो अल्टीमेटली 15 जनवरी को तो आपके पास 3000 यूनिट पड़े हैं ना जिसको आप सेल आउट कर सकते हैं। मैं कहूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 15 जनवरी को अगर मैं कहूँ तो मेरे पास इन्वेंट्री लेट कितनी है, इन्वेंट्री है बेटा सिर्फ 3000। इसी तरह अगर मैं फिर डेट चेंज करूं, मैं पूछूं मेरे पास 20 जैन को कितनी थी, आप कहेंगे सर 20 जैन को आपके पास पुरानी 3000 यूनिट आ रहे थे और उस दिन सर आपने कुछ परचेज भी किए हैं, वो 3000 यूनिट और परचेज कर लिए, तो इसका मतलब उस डेट को मेरे पास इन्वेंट्री होगी 6000 यूनिट। इसी तरह 31 जैन की अगर मैं इन्वेंट्री मांगू तो उस वक्त मेरे पास 6000 यूनिट पहले थे प्लस 1000 और आ गए, तो मैं कहूंगा मेरे पास 7000। लेकिन अगर मैं सोल्ड आउट कर देता तो मैं लेस कर देता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री किसी एक स्पेसिफिक डेट की होती है कि उस डेट के ऊपर हमारे पास कितने यूनिट पड़े हैं जो हम सोल्ड आउट कर सकते हैं, या वो चीज जो कंपनी की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। अब एनी क्वेश्चन अप टू हियर, फिर हम इससे आगे चलते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन जी दानियल बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। जी हमारा एसेट होगी। बिल्कुल इन्वेंट्री एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है। सर परचेजेस फिर एक्सपेंस कैसे मतलब होती वो है? मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। अभी आपने फिर आप ना एक स्टेप नेक्स्ट का क्वेश्चन पूछते, ये अभी इसके ऊपर मैंने आना है दानियल बेटा, यस सर, थैंक यू सर। इसके ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी उस्मान। सर मर्चेंडाइज भी कहते हैं इन्हें? इन्हें मर्चेंडाइज भी कहते हैं, बिल्कुल मर्चेंडाइज भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, यानी कि 3 नाम हो गए, परचेजेज हो गए, इन्वेंट्री हो गया और मर्चेंडाइज हो गया। यस, मर्चेंडाइज भी हम इन्वेंट्री को ही कहते हैं, लेकिन नाम ये सेम है। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं ना अपना एसेट के तौर पर, तो उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के, जब हम किसी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर लिखते हैं ना अपनी वर्डिंग पे, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं इन्वेंट्री, जो कि स्टैंडर्ड का वर्ड है, ठीक है। जो हम परचेज करते हैं उसको परचेजेस ही लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन के अंदर वो कह सकते हैं परचेज 5000 यूनिट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रुपीज दिस, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की आइटम खरीदी, इसने परचेजेस में जाना है। क्लियर? क्लियर सर। जी हमजा गौर।
सर इसका अकाउंट भी अलग ही बनता है ना, वो जो टी अकाउंट है बेटा लेजर। इसका जो अकाउंट वगैरह ना अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप आगे जाएंगे ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा। अगर मैं उसके अच्छा। अकाउंट की अभी बता दूं तो वो आपको समझ नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा सर ये जैसे आपने इधर तो आपने माइनस कर दी ना कि 3,000 की इन्वेंट्री माइनस कर दी, तो जी 2,000 की इन्वेंट्री माइनस की तो 3,000 आ गया, लेकिन सर क्वेश्चन में तो हमें वो बताते ही नहीं कि इतनी इन्वेंट्री हमने इतने की बिल्कुल। सेल की, सिर्फ सेल पर प्राइस बताता है हमें। मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमें नहीं बताता। इसके अंदर जब आप इंशाल्लाह आगे जाएंगे ना, इसके अंदर मेथड आते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के, कि हम अपने बुक्स में किस मेथड से, उसके लिए दो मेथड है, एक परपेचुअल एक पीरियोडिक। इंशाल्लाह जब हम उसकी डिस्कशन में जाएंगे तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे इसको अकाउंट्स कैसे बनाना है, इनकी एंट्रीज कैसे करनी है, क्वेश्चन के अंदर इसको किस तरह लेके चलेंगे। लेकिन ये अभी स्टेप बाय स्टेप है, इंशाल्लाह हम उसके भी आंसर करेंगे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर हमजा बेटा? ओके, अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट थोड़ा सा। ये इन्वेंट्री हमारे लिए इतना अहम क्यों है, क्वेश्चन अराइज हुआ। अभी तक तो हमने ये सीखा इन्वेंट्री होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, सर इन्वेंट्री इतनी अहम क्यों है, जिसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है और IAS 2 है। IAS 2 से मुराद क्या है, जिस तरह कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस तरह अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने अकाउंटिंग किसी स्पेसिफिक के बारे में कि उसको इस तरह ट्रीट करके चलना। इन्वेंट्री के ऊपर IAS 2 है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन या रिकॉर्डिंग के मतलब वो हमें बताता है। ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन हमें पता चल गया अगर कोई चीज़ जिसके रेलेवेंट स्टैंडर्ड आया, अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ अहम चीज़, कुछ ना कुछ अहमियत या कुछ ना कुछ उसमें बात होगी जिसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बता दिया गया कि आपने इस मेथड से ही कैरी ऑन करना है, इसके अलावा कोई और चीज़ यूज नहीं करनी। अब इसके रीजंस क्या थी कि हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ा या हमें स्टैंडर्ड के ऊपर वर्किंग करनी पड़ी? उसके लिए अगर देखें, आपको याद होगा हमने कहा कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, उसमें हम ऐड क्या करते थे, प्लस नेट परचेज। एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा, हमने पढ़ा ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर इसमें हमने ऐड की बेटा नेट परचेजेस, और लेस की इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेट अज्यूम करें ओपनिंग इन्वेंट्री 10 रुपए था, परचेजेस हमारे पास थी टोटल 100 रुपीज, और क्लोजिंग इन्वेंट्री था हमारे पास 30 रुपए का। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये 80 रुपए आया, ये 80 रुपए क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ हमारे पास सेल्स बताई होती है, हमारे पास वो बताता ही नहीं कि कितनी अमाउंट हुई जो हम कॉस्ट निकाल सके, तो ये किस तरह निकलेगी? बेटा हम क्या करते हैं, हमें पता है, देखें अल्टीमेटली मेरा एक बिजनेस है कैलकुलेटर्स का। लेट मैंने साल के स्टार्ट में देखता हूं मेरे पास 10 कैलकुलेटर है, लेट
कितने कैलकुलेटर है? 10 कैलकुलेटर्स है। और इस साल जो मैंने परचेजेस किए हैं, मैंने मजीद 100 कैलकुलेटर्स और परचेज कर लिए। ये कहाँ से मिला मुझे रिकॉर्ड? ये मैंने परचेजेस से निकाल लिया। जितनी साल की परचेजेस थी उसका मैंने टोटल किया, कभी मैंने 5 किए, कभी 10 किए, कभी 15 किए, तो मुझे पता चला मैंने ड्यूरिंग द ये 100 कैलकुलेटर्स परचेज किए। फिर इसी में से मैं बेचता गया। जब ईयर एंड आया, ईयर एंड के ऊपर मैं गया अपने गोदाम के अंदर, उसके अंदर जाके मैंने देखा उधर सिर्फ 30 कैलकुलेटर पड़े थे। मैंने काउंटिंग की, उधर काउंटिंग से क्या पता चला मेरे पास तो 30 कैलकुलेटर है। इसका मतलब जो 31 दिसंबर था ईयर एंड, उस दिन जब मैंने काउंटिंग की तो मुझे पता चला मेरे पास कितने कैलकुलेटर है? 30 कैलकुलेटर है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास स्टार्टिंग में 10 कैलकुलेटर थे, कभी मैंने 5 खरीदे, कभी 10 खरीदे, कभी 15 खरीदे, सबको जमा किया तो मुझे पता चला पूरे साल में मैंने 100 खरीदे। तो टोटल मेरे पास कैलकुलेटर जो हुए, जो नए खरीदे प्लस ओपनिंग, मतलब एक किस्म के टोटल मेरे पास कैलकुलेटर थे 110। और इस वक्त गोदाम के अंदर या मेरे उस वेयर हाउस के अंदर सिर्फ 30 कैलकुलेटर पड़े हैं। तो क्या ये मैं नतीजा अखज़ नहीं कर सकता? अगर मेरे पास अब 30 कैलकुलेटर पड़े हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा, मेरे 80 कैलकुलेटर क्या हो गए? सोल्ड आउट हो गए। 80 कैलकुलेटर क्या हो गए मेरे? सोल्ड हो गए। तो क्या पता चला? ये वो मेथड है जिससे हमें पता है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम कहते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी, ऐड करेंगे नेट परचेजेस। नेट परचेजेस से मुराद क्या? परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। नेट परचेजेस से मुराद है परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। और लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नॉर्मली इस कंपनीज के अंदर ऐसा ही होता है कि कंपनीज अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करती रहती है, कंपनी ओपनिंग इन्वेंट्री मेंटेन किया होता है, और जब साल गुजर जाता है तो साल के एंड पर वो देखती है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। वो क्लोजिंग स्टॉक को गिनती है, गिनने के बाद लिखती है और अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेती है। ये है वो। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने खुद लिखनी है निकाल के, तो बाकी हमारी सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने खुद निकलनी है, और बाकी हमारी वैल्यू क्या आई थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर इन्वेंट्री तो हमारा एसेट है, इन्वेंट्री तो हमारा एसेट है, लेकिन परचेजेस तो एक्सपेंस होता है। जी बेटा बिल्कुल बात ठीक है। वो परचेजेस जो हमारे पास बच गई, जो हमारे पास बच गई वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेंट्री होती है, वो एसेट होता है। और जो बिक गया वो हमारे यहाँ क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन द मतलब मेरे पास टोटल 110 था, 110 में से जो 30 बच गया, मैंने 30 को अपना सिर्फ इन्वेंट्री शो किया, वो 30 मेरा एसेट है क्योंकि अभी तक बिका नहीं, मेरे पास वेयर हाउस को बढ़ा। लेकिन जो बिक गए उन सबको मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, मैं सेल्स लेस जब कॉस्ट ऑफ सेल्स करूंगा, यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेट मैं कहता हूं सेल हुई है 200 की, तो कॉस्ट ऑफ सेल जब मैंने लेस की तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या बन गया बच्चे? एक्सपेंस बन गया। ये क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। लेकिन वो इन्वेंट्री, वो परचेज जो बिकी नहीं थी, मेरे पास पड़ी थी, उसको मैंने अभी एक्सपेंस नहीं करना अनटिल अनलेस वो बिक ना जाए। अब इसी केस को मैं लेके चलता हूं। कंपनी ने क्या किया? लेट कंपनी थी, उसने फिर अपनी लिखी ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरीथिंग रिमेन द सेम, बाकी सारा कुछ सेम है। ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी उसने 10 रुपए, उसकी परचेजेस भी ये थी, उसकी परचेजेस भी यही थी 100 रुपीज। और जब वो लेस करने आया क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उसने कहा कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 की नहीं है, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है
मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है लेट 20 रुपए, क्या है 20 रुपए। अब क्या हुआ, जब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को कम किया तो हमारे पास बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, 90 रुपए की। ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसी से अगर मैं प्रॉफिट बनाऊं तो सेल 200 लेस कॉस्ट ऑफ सेल, बाकी क्या बच गया 110। मतलब अदर थिंग रिमेन द सेम। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं तो उससे क्या हुआ, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, सॉरी मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया और मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। मतलब मैंने बाकी कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ लास्ट जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने लगा मैंने क्या किया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30 की बजाय 20 लिख दी, तो उससे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया और प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। और एट द सेम टाइम अगर मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20 की बजाय 40 लिख देता तो उससे क्या होना था बेटा, अल्टीमेटली जब मैंने 40 लिखना था तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो क्या आ जाना था 70, और मेरा जो प्रॉफिट आना था वो बेटा आ जाना था 130 का। 200 लेस 70 तो मेरे पास 130 का प्रॉफिट। जी ये हैंड रेस हुआ है, जरा देखिएगा। जी निम्रा। एक्सक्यूज मी सर, ये प्रॉफिट वाला स्टेप आप दोबारा बता दें। कौन सा वाला प्रॉफिट वाला ये बेटा? यस सर, जो आपने अभी प्रॉफिट निकाला है इन्वेंट्री के बाद। 110 वाला या उसके 120 वाला? सर कोई भी बता दें, वो स्टेप ही समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टेप ये है, हम जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट के हमने पढ़ा था सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यस सर। ठीक है ना। जब हम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो वो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आता है, एग्रीड। यस सर तो एग्री। मैंने ये बताया है जो मेरी ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंस हो जाएगा, एग्रीड। यस सर। इसका मतलब अगर मेरी लेट अज्यूम करे सेल प्राइस थी 200 तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगी 80 रुपए, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 120 का, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक बताने की कोशिश की है, जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं तो क्या आता है, हमारा प्रॉफिट आता है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके जी दानियल बेटा। जी दानियल। सर जी बेटा। सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 10 यूनिट है और परचेजेस में हमारे पास 100 यूनिट है, ठीक है जी सर। ये 110 हो गए, लेकिन सर जो हमने सेल की है वो 200 कैसे हो गए? हमारे पास तो वो नहीं, टोटल 110। अब टू यूनिट 200 से कि अब मुझे ये बताइए, अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ तो जितने में मैंने यूनिट खरीदा होता है मैंने उतने में बेचता हूँ, जी नहीं बेचता ना, ये असल में यूनिट नहीं, ये मैं अमाउंट में लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा मैंने 100 रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री, 10 रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री, 100 रुपए मैंने परचेज किया, टोटल 110 रुपए की इन्वेंट्री है मेरे पास, कितने की 110 रुपए की। अब उसमें से जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 30 रुपए की है, इसका मतलब जो 80 रुपए है वो मेरी कॉस्ट बन गई। जो सेल है में भी मैंने एक यूनिट बेचा हो यार डबल रेट के ऊपर या ट्रिपल के ऊपर, क्लियर। यस सर। ये अमाउंट में बात है, ओके। अपने आप को बेटा म्यूट कर लो। अब मैं अर्ज कर रहा था आपके साथ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज करने से क्या होता है, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है। देखिए जैसे मैंने बाकी एवरीथिंग रिमेन द सेम, जैसे ही मैंने अमाउंट 30 से 20 किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी और मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इन्वेंट्री 30 से 20 की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज और प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, और जैसे ही इन्वेंट्री मैंने 30 से 40 की 30 से 40 की तो बेटा मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, डिक्रीज होगी और प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या ये मैं लिंक बना सकता हूं, लिंक बना सकता हूं, कौन सा लिंक, कि जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके? प्रॉफिट के। मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जो कि ये देखिए, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 थी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। अदर थिंग रिमेन द सेम। और जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी तो इसको ये भी लिख सकते हैं सेकंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जैसे जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। अब ये दो हमने क्या किया, एक रिलेशन बना लिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट, जो हमने ये इधर एग्जांपल से साबित किया, और नंबर 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ सेल, वो भी हमने क्या किया, अपने यहां से साबित किया। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी साइमा बेटा। सर एक दफा जी बेटा दोबारा। सर एक दफा कॉस्ट ऑफ सेल का कंसेप्ट क्लियर कर दो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मैं भी कर देता हूं मेरा बेटा। सर इसका मतलब क्या होता है, मैंने ये पूछना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हमने सेल आउट किए ना, जो प्रोडक्ट हमने सेल आउट किया उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट देखिए, मेरा काम है, बिजनेस है, कोई भी सेल एंड परचेज करना। लेट मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा काम है एसी को सेल करना। ठीक है, मेरे पास 2 एसी थे जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। 2 एसी थी, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। मैंने वो एसी क्या 1 लाख में बेचूंगा? नहीं, अल्टीमेटली उस पर मैं अपना कोई ना कोई प्रॉफिट रख के फिर सेल आउट करूंगा। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसमें से एक एसी सेल कर दिया 2 लाख रुपए का लेट। तो उस एसी का अगर मैंने प्रॉफिट निकालना है तो उस प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बेटा आपके पीछे से आवाज आ रही है, काइंडली इसको म्यूट करें। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो मैंने एसी सेल किया उसकी अमाउंट है 2 लाख रुपया, नंबर 1, और लेस उसकी कॉस्ट। ये मुझे कितने में मिला? वो उसकी कॉस्ट लेस, मैं कहता हूँ 50,000, वो लेस कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो इन्वेंट्री हम सेल आउट कर रहे हैं ये उसकी कॉस्ट है। जो इन्वेंट्री हम सेल आउट कर रहे हैं ये उसकी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती कैसे है? एक मेथड है ओपनिंग इन्वेंट्री, दोबारा फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इससे हमारी क्या निकलेगी बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। ये जो फिगर है दैट फिगर ही कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब मेरे पास साल के स्टार्ट में इतने रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, मैंने ड्यूरिंग द ईयर इतने की और खरीदी और साल के एंड पर इतनी बच गई। इसका मतलब जो फर्क है वो फर्क क्या हो गया? ये उसकी कॉस्ट है जो मेरी बिकेगी, ये वो कॉस्ट है जो मेरी बिकेगी। जी बेटा सैमा। राना सिंह जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री जब हम क्वेश्चन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे तो उसमें ये हमें बताएगा कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी क्लोजिंग। बेटा सब कुछ बताएगा, नहीं तो कैसे कैलकुलेट करने हैं हम वो भी सीखेंगे। अभी तो सिर्फ आज ना मैं आपसे इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इन्वेंट्री होती क्या है, हम क्यों इसको करें। अभी तो हमें इसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आया नहीं, हमने इसको लेके कैसे चलना है उस चीज़ के। अभी सिर्फ मैं आपको लिंक्स बता रहा हूँ,
ठीक है। ठीक हो, ठीक हो। आप में परेशानी लगा होना कि 10 से 12 दिन लगने हैं इसको, इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। जिस दिन ये कंप्लीट होगा उस दिन आप मुझसे जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन पूछिएगा। अभी इंशाल्लाह फिर भी जो क्वेश्चन है मैं उसको आंसर करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। अभी हम सिर्फ कुछ रिलेशंस बना रहे हैं, ये देख रहे हैं ये इन्वेंट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। यस इसका यस। हुज़ैफा इकबाल जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई आज ना नेट ने बड़ा तंग किया है, काइंडली आप सेंड कर देंगे लेक्चर? लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, आप ईमेल सेंड कर दीजिएगा, हो जाएगा। ओके। इसका मतलब अब हमने क्या डिसाइड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमने ये डिसाइड किया। इसी तरह एक दूसरा रिलेशन हम बनाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री के हवाले से। लेट मैं कहता हूं पहले ओपनिंग इन्वेंट्री थी मेरी 10 रुपए की, एग्जाम्पल मैं सेम रख रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। परचेजेस थी 100 रुपीज की, कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री थी मेरे पास 30 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी मेरी 80 रुपए की। अब जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं कहता हूं मेरी सेल हुई है 200 रुपए की और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है 80 रुपए और मेरा आ जाएगा प्रॉफिट 120 रुपए का। ये वो है जो नॉन केस है। अब मैं इसमें वेरिएशन करने लगा हूं बाय अज्यूमिंग दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जिस तरह मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज करके किया था, अब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को चेंज करता हूं। मैं कहता हूं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने 10 की बजाय क्या कर दी, 20 की। परचेजेस सेम है कितने की, 100 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वही रहेगी 30 की। अब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स बच्चे क्या आएगी, अब इस केस में मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, अगर देखा जाए 90 रुपीज और मेरा प्रॉफिट निकाला जाए तो सेल है बेटा 200, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 90 और प्रॉफिट आ गया 110। इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री को बात की जाए तो ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। इसी के बरक्स अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को कम कर दूं, लेट 20 के बजाय 5 कर दूं और परचेजेस 100 ही रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक 30 ही रह गया, तो इससे क्या होगा बेटा, मेरी जो क्लोज इन्वेंट्री है वो रिड्यूस होके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 75 के साथ और मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा 200 लेस 75 और प्रॉफिट आ गया 125 का। अब अगर इसका मैं लिंक बनाऊं तो इसका लिंक क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बेटा किसके, कॉस्ट ऑफ सेल की। मतलब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को हम ओवर वैल्यूड करेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी और दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। अब नतीजा क्या निकला, ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज लेकिन प्रॉफिट डिक्रीज, और ओपनिंग इन्वेंट्री कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज। ये हमने क्या किया, लिंक बना लिया, यहां आएगा इनवर्सली। और इसी के बरक्स क्लोजिंग स्टॉक का हमने क्या बनाया, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज एंड प्रॉफिट डिक्रीज। ये इंतहाई अहम रिलेशन है जो आपको इंट्रो FR1 FR2 हर जगह यूज होना है, इसमें कोई भी आपका सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए समझने के हवाले से। ये रिलेशन बनाने के बाद हमें पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा करने से प्रॉफिट इंपैक्ट होता है।
प्रॉफिट फॉर देयर इम्पैक्ट होता है, मतलब मैनेजमेंट चाहे तो अपने प्रॉफिट को वेरिएंट कर सकती है, वेरिएबल कर सकती है। और ओपनिंग स्टॉक हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अप या डाउन करने से भी प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, सर हमारे पास तो जितने यूनिट पड़े हुए हैं हमने तो उतने यूनिट को ही लिखना है ना सर, अगर मेरे पास 2 यूनिट पड़े तो मैं 2 यूनिट लिखूंगा ना कॉस्ट। लेकिन बिल्कुल सही बात है, आपके पास जितने यूनिट पड़े हुए हैं आपने उतने यूनिट ही क्लोजिंग स्टॉक में शो करने हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट क्या कंट्रोल आ गया इसके ऊपर कि वो क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पर लिखती है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ सर, मैनेजमेंट का कंट्रोल किस तरह आ गया, मैनेजमेंट का कंट्रोल। लेट मेरे पास अगर मोबाइल पड़े 5 तो मैं 5 ही बताऊंगा, लेकिन मैनेजमेंट का कंट्रोल उसकी क्वांटिटी के हवाले से नहीं आया, मैनेजमेंट का कंट्रोल उसकी वैल्यूएशन के हवाले से आ गया। वैल्यूएशन से मराद, एक एग्जांपल देता हूं मैं, मेरा काम है वीट का, मैं गंदम बेचता हूं, सेल परचेज करता हूं। मैंने पहले 10 मन या 100 kg गंदम परचेज की एट द रेट ऑफ रुपीज, रेट कम में कोई मसला नहीं, समझे 10 रुपीज पर केजी, तो मैंने टोटल कितने की खरीदी, 1000 की। लेट मैं पूरा साल खरीदता रहा, कभी मैंने 11 रुपए में खरीदी लेट, कभी मैंने 12 की खरीदी, कभी बीच में 8 रुपए की खरीदी। वो गंदम मैं खरीदता था अपने गोदाम में, एक जगह मेरे पास वो पड़ा था, उसमें फेंकता रहता था। और जो मेरी सेल होती थी मैं सेल भी वहां से गंदम निकालता था, कर देता था। वहां से सेल हुई, गंदम निकाली दे दी, गंदम निकाली दे दी, परचेज भी वहां रख दी। अब हुआ क्या, जब एट द ईयर एंड आया मेरे पास 75 kg गंदम गोदाम में पड़ी थी, 75 kg, 75 kg जो गंदम थी मेरे गोदाम के अंदर पड़ी हुई थी। अब क्वेश्चन है, ये 75 kg तो गंदम है, लेकिन हमने जो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं वहां हम वैल्यू लिखते हैं। हाँ, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, हमने इतने यूनिट परचेज किए हैं, इतने यूनिट थे और इतने रह गए, लेकिन उसकी जो वैल्यूएशन, उसकी अमाउंट लिखते हैं। अब क्वेश्चन जब वैल्यूएशन की बात आई, मैंने कहा मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है, 75 kg गंदम पड़ी है। अब इस गंदम को मैं किस वैल्यू पर लूँ, मेरे पास कोई ऐसा जादुई मीटर नहीं है जिससे मैं ये बता दूं ये जो 75 kg गंदम पड़ी है ये 10 रुपए वाली है, 11 रुपए वाली है, 12 रुपए वाली है, या 8 रुपए वाली है, या 9 रुपए वाली है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सारी मिक्स कर दी। अब जब मुझे इस चीज का नहीं पता तो इसका मतलब क्या, अगर स्टैंडर्ड ना होता तो यहाँ मैनेजमेंट का कंट्रोल आ गया। मैनेजमेंट चाहे उसको 12 रुपए में लिख दे, अगर वो 12 रुपए में लिखेगी तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने चाहा कि मैंने प्रॉफिट्स कम शो करवाने, वो कहे ये 75 kg जो पड़ी है मेरे गोदाम्स के अंदर ये 12 वाली नहीं, ये 8 वाली है, ये 12 वाली मैंने बेच दी है, तो क्या होता, वो इसको 8 रुपए में लिखता, और 8 रुपए में लिखने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम लिखता, और कम लिखने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती और प्रॉफिट कम होता। मतलब उसकी ये जो वैल्यूएशन है वो 8 रुपए की लेता, 9 रुपए की लेता, 10 की लेता, 11 की लेता, या 12 या इसके दरमियान कोई भी वैल्यू लेता, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में आ गया। अब मैनेजमेंट इस वैल्यू को चेंज करके क्या करती, अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज करती, और अल्टीमेटली जब क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज होनी थी तो क्या होता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर इंपैक्ट आता था और प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट आता था। मतलब कंपनी के ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से, इस वैल्यूएशन के कंट्रोल की वजह से क्या होता था, उसके प्रॉफिट्स चेंज होते। इसलिए अकाउंटिंग्स ने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं जिसको IAS 2 कहा। ये वो स्टैंडर्ड है जिसकी बेस पर हम इस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे, इन इन्वेंट्री को काउंट करेंगे, अकाउंटिंग ने स्टैंडर्ड। आज के दिन के लिए इतना ही। सिर्फ आज हमने क्या सीखा, अभी हमने इन्वेंट्री करना नहीं सीखा, आज के दिन के सीखा इन्वेंट्री कहते किसे हैं,
एक चीज एक बिजनेस के लिए इन्वेंट्री हो सकती है, दूसरे बिजनेस के लिए मे बी वो एसेट हो। जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ आइटम है दैट इज इन्वेंट्री। दूसरी हमने क्या चीज सीखी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आती है। और हमने ये पढ़ा कि नॉर्मली जो कंपनी है वो कंपनी बेटा अपनी कॉस्ट ऑफ सेल जो सी है साथ साथ नहीं करती, वो परचेजेस रिकॉर्ड करती रहती है और एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालती है। मैं बेटा आपके क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरी बात सीखी हमने, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अप या डाउन करने से क्या इम्पैक्ट आता है, वो रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसी के साथ हमने ओपनिंग इन्वेंट्री का रिलेशन पढ़ा। ओपनिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। और लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह बेटा जो मैनेजमेंट है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को अपने कंट्रोल में कर सकती है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल से इन्वेंट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें एक सीक्वेंस से लेके चलेंगे। अब अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें। जी लैबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो ना एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने जो अब हमारा टेस्ट लेना है ना वो 5 चैप्टर रहने दे, वो काफ़ी लेंथी है, तो 2, 3 और 4 कर दें। वो बेटा मैं सर जुनैन ने जो टेस्ट अनाउंस किया बेटा उसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। सर मैं अकेली नहीं कह रही, बाकी भी पूरी बाकी क्लास कह रही है। चलो मैं पूछ लेता हूँ सर से, फिर उसको पूछ के उस हिसाब से मैं कर लूंगा। ठीक जी। फैजान अजहर सर यही बात थी। ओके अच्छा, अच्छा, जिन बच्चों का सेम टेस्ट वाला प्रॉब्लम है वो हैंड डाउन कर लें, जिनका चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम है कोई डिस्कशन वो हैंड रहने तो उससे मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ। और ये जो आपका टेस्ट की है वो मैं सर से डिस्कस करके इसका मैं कुछ कर लेता हूँ। जी आमना। आमना बेटा नहीं। शानजा अफजल। शानजे अफजल। आपका भी नहीं है। निमरा अहमद बेटा आपका है क्वेश्चन? यस सर। सर मेरा ना प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चन है, कैन आई? जी बेटा। सर ने ना हमें ना ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया थ्रू लेजर अकाउंट बना के उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना। बट ना हमें एक पीडीएफ भी ना शेयर किया गया, उसके अंदर ना उन्होंने ना मतलब सीधा ट्रायल बैलेंस फाइंड कर लिया। तो थ्रू ट्रायल बैलेंस ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है अगर पेपर में करना पड़े तो ये सीधा ट्रायल बैलेंस फाइंड करना। अब उस क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट पड़े ना, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा था लेजर्स अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड। यस सर। अब उधर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था लेजर्स ना बना, ठीक है। लेकिन अगर चीज मेंशन नहीं करेगा फिर हमें लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे, फिर लेजर से ट्रायल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये चीज मेंशन कर देगा फिर लेजर्स अगर आप बनाते हो अपनी वर्किंग के लिए तो बना ले, कोई मसला नहीं। आप डायरेक्ट ट्रायल भी बना ले तो उसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन लेजर्स बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। क्लियर? यस सर वो यही कह रही थी, लेजर बनाने में टाइम कंज्यूम होता है। वो आपकी अपनी, अगर उसने रिक्वायर नहीं की है तो फिर आपकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस मैं ये कहूँगा सर सीधा बना सकते हो तो बना सकते हो तो बना ले, नो प्रॉब्लम। अगर लेजर्स वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर बना सकते हैं। अभी नए लेजर्स से ट्रायल बैलेंस बनाते हुए सीखा। जब आप 2-3 मंथ आगे चले जाएंगे फिर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लेजर्स के थ्रू ही करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। जी हारून अजीम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हारून। अब जैसे हमने क्वेश्चन ये जो सेम क्वेश्चन जो अभी पीछे पूछा है कि उसके अंदर सर ने इक्विटी जो है वो ऐड करवाई है ट्रायल बैलेंस के अंदर। जी। और जो उससे पहले जो हम करते रहे हैं उसके अंदर हमने इक्विटी नहीं ऐड की, कैपिटल करते रहे हो आप, कैपिटल ऐड करते। अब वो एग्जैक्टली तो अब हमें मेरी बात कैसे पता लगेगा कि किसके अंदर इक्विटी हम ऐड करेंगे, लानी या नहीं लानी? कैपिटल एंड इक्विटी तकरीबन सेम ही मीनिंग है, ठीक है। आप मंडे को क्वेश्चन पूछना, मैं आपको इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सेम मीनिंग है, सेम चीज है, ठीक है। आपके लेवल से ये वो इक्विटी के अंदर कैपिटल प्रॉफिट आता है इकट्ठे चले, वो तो है। हाँ तो वही मतलब वहां पे उन्होंने
ये मैं आपको उन्होंने मंडे, लेकिन इक्विटी है ना, इक्विटी जहां पर वर्ड इक्विटी आएगा ना सिर्फ आप उसको कैपिटल ही अज्यूम करोगे, ठीक है। अब जैसे ही इंट्रो के बाद FR1 FR2 में जाओगे आपको इक्विटी ही वर्ड मिलेगा, ये स्टैंडर्ड की वर्ड। वहां पे हम अब देखे ना, वहां पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया जिसके अंदर में फिक्स्ड एसेट लिखे हैं, अदर पेमेंट्स लिखी हैं, कैश लिखा है, बैंक लिखा है, तो हमने इसे पहले क्वेश्चंस के अंदर ऐसे नहीं किया था। तो क्वेश्चन ये था कि अब आगे से जो आएगा उसके ऊपर हम उसके अंदर हम इक्विटी लिखेंगे सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर कि नहीं? नहीं 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 ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओहो बेटा, वो जो आप कह रहे हो ना इक्विटी के लिए हमने प्लस किया सबको, वो बेटा ये नहीं कि आपने अकाउंटिंग के क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। हाँ जी, अकाउंटिंग के क्वेश्चन में लिखते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, याद है? और वो हमने लिखा है ना, इक्विटी से हमने किया, इक्विटी एसेट्स आप उसको इक्विटी छोड़ो या कैपिटल लिख लो या इक्विटी लिख लो, सेम थिंग है। सही है, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं गया हुआ था, हमने इस फार्मूले से कैपिटल आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल जब तक नहीं आएगा वो टैली नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इधर है राइट कैपिटल, इधर है कि इक्विटी, बात एक ही है। बात एक ही है, वो असल में हमने कैपिटल आइडेंटिफाई किया ऐसे क्वेश्चन से। सही हो गया, ओके ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो भी आपके बाकी क्वेश्चन होंगे मैं मंडे को आपके क्वेश्चन पे ले लूंगा, फिर हम नेक्स्ट इससे चलेंगे। हमने अभी तक इन्वेंट्री की अकाउंटिंग के ऊपर बात नहीं की, हमने सिर्फ इन्वेंट्री को समझा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।